देखिए, हम जब भी टाइप स्क्रिप्ट की बात करते हैं, टाइप स्क्रिप्ट के किसी भी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले हमने बनाना होता है एक अदद फोल्डर। हम यहाँ पे जाए, न्यू फोल्डर का कोई भी नाम रखना होता है, तो मैं कह रहा हूँ करेंसी कन्वर्टर, ये मेरे फोल्डर का नाम है। अब इस फोल्डर को ओपन करना है। अच्छा, अब इस फोल्डर को हमने VS कोड में ओपन करना है। उससे पहले हमें इसको टर्मिनल में ओपन करना है। तो इस फोल्डर को टर्मिनल में ओपन करने की कमांड है CMD। आपको यहाँ पे टॉप पे एक सर्च बार दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करें। अच्छा, मेरा विंडोज 11 है, किसी का विंडोज 10 होगा। तो सर्च बार हर किसी में सेम होता है। तो आपने यहाँ पे जाना है, ये जो भी टेक्स्ट लगा हुआ है इसको रिमूव करना है, कट करना है। यहाँ पे लिखना है CMD। इस फोल्डर को टर्मिनल में ओपन करो। अच्छा, मैं साथ साथ चैट भी देख रहा हूँ तो क्लियर है अभी तक तो कौशल भाई। ओके, आप मूव करें आगे। चले। अच्छा, अब इस फोल्डर को हमने टर्मिनल में ओपन करना है, तो मैंने लिखा CMD। ये मेरा प्रोजेक्ट या फोल्डर टर्मिनल में ओपन हो गया। अच्छा, अब इसको मुझे VS कोड में भी ओपन करना है। तो जल्दी से बता दें क्या कमांड है VS कोड में इस प्रोजेक्ट को ओपन करने की, चैट में बता दें। कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट का क्या क्या करता है कि आपकी करंट डायरेक्टरी या करंट फोल्डर जो भी इस टर्मिनल में ओपन है उसको VS कोड में ओपन कर देता है। तो हमने ये कमांड लिखी, तो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट या फोल्डर VS कोड में ओपन हो गया। अच्छा, अभी तक क्लियर है सब चीजें? ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, हम स्टार्ट से लेते हुए चल रहे हैं। अच्छा, अब मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ, ये मैं सारा सेटअप अभी कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट सेटअप, ताकि इसके बाद हम चीज़ों को फर्दर मूव करेंगे। एंड आई होप कि ये वाले सेटअप आपने पहले भी जितने प्रोजेक्ट्स वगैरह बने हैं उसमें भी किए होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं स्टार्ट में बना लेता हूँ। टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है, क्या कमांड है? टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है तो क्या कमांड है? TSC माइनस माइनस इनिट। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई। अब हमें बनानी है Node.js की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ये पैकेज की कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है। अगर सिंपल कहें तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनानी है। क्या कमांड है? npm init। अच्छा, अब npm init के साथ सबसे पहले तो npm init लिख के देखते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछेगा हमारे से कि आपने जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं नोड जेएस का प्रोजेक्ट, उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दें। सबसे पहले पूछ रहे हैं पैकेज का नाम। अच्छा, यहाँ पे अभी के लिए हम लोग हर चीज को यस यस करते हैं, सिर्फ एंटर प्रेस करें, आप जस्ट एंटर प्रेस करें और कुछ नहीं करें। जो भी सवाल पूछ रहे हैं एंटर प्रेस करते जाएं। वो आपके लिए एक अदद कॉन्फ़िगरेशन फाइल पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना देगा। वो कह रहा है कि इज दिस ओके? मैंने कहा भाई ओके, डन। यहाँ पे आप देखें आपके पास एक पैकेज जेसन की फाइल बन गई। नहीं नहीं काशा अब भाई, ये दो ये फाइल्स। बहुत लंबा नहीं हो गया कि हम एंटर 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 करे जा रहे हैं? ये थोड़ा अच्छा, लंबा लंबा तरीका तो नहीं हो गया? चलो डिलीट करते हैं इसको, कुछ और शॉर्टकट देखते हैं, डिलीट ठीक करते है, हैं। हर जगह शॉर्टकट चाहिए होता है ना हमें, टाइम हाँ वेस्ट बिल्कुल, नहीं कर सकते हम। बिल्कुल। मैंने फाइल डिलीट कर दी पैकेज जेसन की। अब मुझे इसके सवालों के जवाब नहीं देने। मैं चाह रहा हूँ एक ऐसी कमांड लिखूं जिससे ये मुझे खुद बना दे। npm init तक तो पहले वाली कमांड मैंने लिखा, npm init आगे स्पेस, आगे मैंने कहा -5। इसका मतलब है कि आप जो भी सवाल पूछ रहे हो सबको यस ही कंसिडर करो। जितने भी आपने मेरे से सवाल पूछे थे उसको सबको यस कंसिडर करके पैकेजेसन की फाइल बना। मैंने कहा ठीक है।
ये देखें, बगैर कोई सवाल पूछे टाइप स्क्रिप्ट सॉरी पैकेज डॉट जेसन की फाइल मेरे लिए बन गई। जो काम पहले पैकेज जेसन में था सेम काम यहाँ पे। अच्छा, अब हमने दो फाइल्स अपनी बना ली। अब हमारा मेन काम है कोडिंग करना। क्या मेन काम है? कोडिंग करना। कोडिंग करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एक अदद फाइल क्रिएट करते हैं। और फाइल क्रिएट करने के लिए आप लोग देख लेना, यहाँ पे दो आपको चार बटन दिख रहे हैं टोटली। इसमें से एक है न्यू फोल्डर का और एक है न्यू फाइल का। हमने न्यू फाइल क्रिएट करनी है, ना कि फोल्डर। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख लें, मैंने कहा इंडेक्स डॉट टी एस। डॉट टी एस का मतलब मेरी फाइल का नाम, सॉरी डॉट टी एस का मतलब एक्सटेंशन टाइप स्क्रिप्ट की। इंडेक्स मेरी फाइल का नाम, आगे डॉट टी एस का मतलब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनने जा रही है। अब जो हमारा सबसे पहला काम है, हमें पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को सेटअप करना है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग एक अदद पैकेज यूज कर रहे हैं। उस पैकेज का क्या नाम है? पैकेज का नाम है इंक्वायरर। अच्छा, अब इंक्वायरर को इंस्टॉल करने की कमांड क्या है हमारे पास? आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर आए, टर्मिनल में। अगर कमांड नहीं याद आ रही, जहन में नहीं बैठ रही, तो यहाँ पे जाएं, यहाँ पे लिखें इंक्वायरर npm। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके सामने एक कदर पैकेज मैनेजर खुल गया npm करके। यहाँ पे जो कमांड है npm i इंक्वायरर। अच्छा, इंक्वायरर की मैं डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट से ही हम यूज करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल एक बटन पे क्लिक कर दें, इसको वो आपको कॉपी कर देगा। कॉपी करने के बाद आए कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, यहाँ पे लिखें npm i इंक्वायरर, या कॉपी पेस्ट करते हैं कमांड। npm i लिखें, npm इंस्टॉल लिखें, बात एक ही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक नया चीज ऐड होगी। एक नहीं, दो चीजें ऐड होंगी। वो कह रहा है कि फाउंड जीरो वल्नरेबिलिटीज एडिट इतने पैकेज। उसने हमारे पास पैकेज ऐड कर दिया। अगर कोई एरर होता तो यहाँ पे एरर दिख जाता। अच्छा जी, अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हुई हैं। एक है पैकेज लॉग डॉट जेसन। इसको अभी इग्नोर करें, इसको भूल जाए अभी के लिए। देखिए नोड मॉड्यूल क्या है। इंक्वायरर जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया है, ये हमारे पास एक बना बनाया कोड है, बना बनाया फंक्शन है, ऐसा समझें। इस फंक्शन को हमने जस्ट यूज करना है। तो जो फंक्शन का कोड है वो सारा हमारे नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर आ जाता है। अब इंक्वायरर बैकग्राउंड में पता नहीं क्या क्या यूज कर रहा है, कितने फंक्शन बने हुए हैं, कितना सारा कोड हुआ हुआ है। वो सारा का सारा कोड हमारे पास इंस्टॉल हो गया नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर। तो ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल करने के बाद नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी खुद से आ जाएगा। अच्छा जी, नोड मॉड्यूल का फोल्डर भी आ गया, मतलब हमारे पास इंक्वायरर का पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इंक्वायरर को मुझे यहाँ पे करना है इंपोर्ट। अपनी फाइल के अंदर इंक्वायरर को मैंने एक्टिव करना है। तो उसके लिए हमारे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना है इंपोर्ट। अच्छा, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये इंपोर्ट स्टेटमेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अज्यूम मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? इंपोर्ट स्टेटमेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वरना इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर और कॉन्सेप्ट निकलेंगे। आई होप कि क्लियर होगा इंपोर्ट स्टेटमेंट। डन है, आगे चलते हैं। हमने लिखा इंपोर्ट, उसके बाद हमने लिखा अपना कोई भी नाम। मैंने लिखा इंक्वायरर, फिर मैंने लिखा फ्रॉम। कहाँ से इंपोर्ट करना है? यहाँ पे मैंने अपना पाथ दे दिया। जब भी आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से एक्सेसिबल होगा। मेरे पैकेज का नाम था इंक्वायरर, मैंने लिखा यहाँ पे, वो इंपोर्ट कर दिया। अच्छा जी, एरर आ रहा है, एरर। कितनों को पता है ये एरर क्यों आ रहा है? एक एरर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखें, रेड कलर की लाइन दिख रही होगी आपको, एक एरर आ रहा है। वो एरर इस वजह से आ रहा है कि टाइप स्क्रिप्ट कह रहा है कि भाई आपने इंक्वायरर पैकेज तो इंस्टॉल कर दिया, लेकिन मुझे टाइप्स भी चाहिए होंगी, क्योंकि मेरे आने का मकसद ही ये था कि मुझे टाइप्स चाहिए वेरिएबल्स की।
डेटा की टाइप चाहिए, हर चीज की टाइप चाहिए। तो इनक्वायरर पैकेज तो आपने इंस्टॉल कर दिया भाई। अब इसकी टाइप्स कहाँ है? ये देखिए, आप इसके ऊपर होवर करेंगे, वो आपको बता रहा है। वो कह रहा है कि इनक्वायरर बट इट्स वैल्यूज, अच्छा ये तो अलग पैक। वो कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन फाइल इसकी मिसिंग है। डिक्लेरेशन फाइल का मतलब होता है कि टाइप्स वाली फाइल, ऐसी फाइल जिसमें आपके पैकेज की सारी टाइप्स डिफाइन हो। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि पैकेज की टाइप्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको वो एक अदद कमांड भी दे रहा है, वो कह रहा है कि आप ये ट्राई करो कुछ। उसने हमें कमांड दी है। वो कह रहा है कि npm i माइनस माइनस सेफ माइनस डेव टाइप्स इंक्वायरर, आप ये ट्राई करो। मैंने कहा चलो कर लेते हैं भाई। दोबारा आए टर्मिनल में, यहाँ पे कमांड को कॉपी पेस्ट करें, इंटर मारें। ओके, सेम हमारे पास जिससे ऊपर हुआ था सेम काम यहाँ पे हुआ, पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गया। और पैकेज के साथ साथ आप देखें यहाँ पे रेड लाइन भी चली गई, क्योंकि अब टाइप स्क्रिप्ट को हमारी सारी की सारी पैकेज की टाइप्स मिल गई। हमने अभी 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 इंस्टॉल की है, तो हमें मिल गई सारी की सारी। अच्छा, अब एक और चीज, ये जो हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, इसका कोड हमारा सारा का सारा जाएगा नोड मॉड्यूल के फोल्डर में। और हमारे पास इन पैकेज की एक अदद रजिस्ट्री, कि हमारे पास पैकेज कौन सा इंस्टॉल हुआ है, किस वर्जन के साथ इंस्टॉल हुआ है, ये हमें सारा का सारा मिलेगा पैकेज जेसन की फाइल के अंदर। ये देखें, यहाँ पे आपको वो बता रहा है पैकेज जेसन की फाइल में कि भैया अभी अभी आपने एक अदद इनक्वायरर नाम का पैकेज इंस्टॉल किया है जिसका वर्जन ये है। उसके साथ साथ एक और डिपेंडेंसीज करके एक अदद ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, वहां पे हमें बता रहा है कि आपने अभी एक अदद टाइप्स ऑफ इनक्वायरर भी इंस्टॉल किए हैं जिसका वर्जन ये है। हमने कहा हाँ भाई, ये बिल्कुल हमने अभी अभी इंस्टॉल किए हैं। तो उसने हमें यहाँ पे उसकी एंट्री करके भी बता दी कि आपके जो भी पैकेज जाएंगे। अच्छा, पैकेज जो हम इंस्टॉल करते हैं होता क्या है, देखें यहाँ पे मैं जो भी कमांड लिखूंगा npm i इंक्वायरर, सबसे पहले हमारे पास पैकेज जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर आके यहाँ पे एक एंट्री होगी कि फलाना पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हैं, इसका ये वर्जन है। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करेगा। उसके बाद हमारे कोड को कहेगा, पैकेज का जो भी कोड है उसको कहेगा कि हाँ अब आपकी एंट्री हो गई है, अब आप उठ के जाए नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर। तो हमारा सारा का सारा कोड नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर चला जाए। इस तरीके से आपका पैकेज इंस्टॉल होता है। अच्छा, अब हमने पैकेज को इंपोर्ट कर दिया ऊपर, इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अब हमें एक काम करना है, इंक्वायरर यूज करना है, मतलब यूजर से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं इंक्वायरर। अब आप लिखेंगे डॉट। अच्छा, एक चीज बताएं मुझे, डॉट करके हम क्या एक्सेस करते हैं? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो मतलब इंक्वायरर भी एक अदद ऑब्जेक्ट होगा बैकग्राउंड में, क्योंकि मैंने डॉट लिखा हुआ मुझे बता रहा है कि यहाँ प्रॉम्प्ट भी है, रजिस्टर प्रॉम्प्ट भी है, रिस्टोर डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट भी है। तो मैंने कहा भाई मुझे प्रॉम्प्ट इसका एक्सेस करना है, तो उसने कहा कर लो। मैंने लिखा इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट हमारे पास एक अदद फंक्शन है, इसके अंदर हमें पास करना है एक अदद ऑब्जेक्ट। इंक्वायरर हमारे पास एक अदद फंक्शन है या मेथड है, इसके अंदर हमें पास करना है एक अदद ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें मल्टीपल चीजें देनी है। सबसे पहली चीज, अच्छा ऑब्जेक्ट को मैं पहले बता चुका हूँ, तो ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और कुछ नहीं है। ये मैंने जब भी करली ब्रैकेट लगाए, उसमें मैं जब भी की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करूंगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। तो फिर चाहे आप इस ऑब्जेक्ट को बाहर किसी वेरिएबल में स्टोर करके यहाँ पे वेरिएबल का नाम यूज कर लें, या डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दें। मैंने कहा डायरेक्ट यहीं बनाओ, ज्यादा लंबी नहीं करो। उसने कहा ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज भी पास करनी है जो कि रिक्वायर्ड है। सबसे पहली एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं नेम, कि आप जो इनपुट बॉक्स ऐड कर रहे हैं उसका नाम क्या रखना है भाई। मैंने कहा उसका नाम रखना है फ्रॉम करेंसी। मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा फ्रॉम। उसके बाद मैंने कहा एक अदद मैसेज भी ऐड करेंगे। अब ये मैसेज क्या होता है इसको आगे चल के देखते हैं। मैं मैसेज लिख रहा हूँ कि इंटर फ्रॉम करेंसी। ये मैंने एक अदद मैसेज यूजर को दे दिया।
अच्छा, अब इसको चला के देखते हैं सबसे पहले। अभी तक मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, इंक्वायरर लिखा, उसको डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से उसके जो भी मेथड थे, प्रॉम्प्ट का मेथड, उसके थ्रू यहाँ पे मैंने इंक्वायरर को लिख दिया। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो ये कि इंक्वायरर जो भी आउटपुट मुझे रिटर्न करेगा, मिसाल के तौर पे जो भी यूजर का इनपुट मेरे पास आएगा, जो भी यूजर इनपुट बॉक्स के अंदर लिख के मुझे देगा, उसको मैंने कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है। हमने एक चीज पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी किस्म के डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया आंसर, या यूजर आंसर। इस वेरिएबल का मैंने नाम दे दिया, इस वेरिएबल का नाम है यूजर आंसर। जो भी यहां से चीज आएगी वो वेरिएबल आंसर के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। अब इसको चला के देखते हैं एक बार। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ लोग एक बात कर रहे हैं, उस बात पे अमल करने से पहले हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहला काम है हमें इसको ट्रांसपाइल करना है टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में, तो कर लेते हैं टीएससी आगे फाइल का नाम, सॉरी, टीएस फाइल का नाम। मेरी टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो गई। अब मुझे टाइप जावास्क्रिप्ट को चलाना है, तो मैंने लिखा नोड, आगे जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम। अब मेरे सामने एक अदद एरर आ गया। क्यों आया ये एरर? अच्छा, ये एरर अवेट का नहीं है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ अवेट। अवेट लगाऊंगा तब मेरे पास एक एरर आ रहा है, लेकिन अगर मैं अवेट हटा दूं तो मेरे पास ये एरर कुछ और आ रहा है। मैं बताता हूँ कि वो एरर क्या आ रहा है आपके पास। ये देखें, सब लोग जो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या बाद में करेंगे, इसको देखें, जावास्क्रिप्ट की फाइल को अपनी ओपन करके देखें। जो मैंने कोड टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में लिखा था, उसका पूरा का पूरा शक्ल या पूरा का पूरा नक्शा बदल के यहाँ पे आ गया है। अब अगर मैं अपने इस कोड को देखूं और इसको देखूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई जो मेरा ये कोड था, सेम कोड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में आके कन्वर्ट हो गया। ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा। तो ये हुआ क्या? एक चीज अज्यूम करते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो मेरी कन्वर्ट हुई है, वो काफी पुराने वर्जन में कन्वर्ट हुई है। मुझे कैसे पता चला? यहाँ पे देखें, वेरिएबल आपका लेट से कन्वर्ट होके वार बन गया है। हमें एक चीज पता है कि वार यूज होता था पुरानी सदियों में, पुराने जमाने में वार यूज होता था। अब तो मॉडर्न जमाना है, लेट यूज होता है। तो मतलब कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड कन्वर्ट हुआ है, वो किसी पुराने वर्जन के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो भाई साहब, ये तो मसला हो गया। तो इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास टीएस कन्फिग की फाइल अवेलेबल है। टीएस कन्फिग की फाइल ये कहती है कि आप, मेरे अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है, उस कॉन्फ़िगरेशन को अपने वर्जन के मुताबिक चेंज करो। मतलब कि जिस जावास्क्रिप्ट वर्जन में आप चाह रहे हैं कन्वर्ट करना, उसके मुताबिक टीएस कन्फिग की फाइल को चेंज करो। तो टारगेट के अंदर हम आके लिखते हैं ES 2022, या जो भी आपने वर्जन लिखना है। मैंने कहा कि 2022 वर्जन में मुझे कन्वर्ट करना है। जावास्क्रिप्ट का जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है उसके अंदर कन्वर्ट करना है, या 2022 एक स्टेबल वर्जन है तो उसमें कन्वर्ट करना है। उसी के साथ आपने यहाँ पे मॉड्यूल्स के अंदर कॉमन जेएस को हटा के क्या लिखना है, नोड नेक्स्ट। अच्छा, इसकी डिटेल में भी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी डिटेल में जाएंगे तो थोड़ी और चीजें निकल के आएंगी। तो यहाँ पे मैंने ये काम कर दिया, टीएस कन्फिग फाइल के अंदर आके कुछ चेंजेस कर ली। सबसे पहले टारगेट को ES 2022 कर दिया, मॉड्यूल्स को नोड नेक्स्ट कर दिया, मॉड्यूल रेजोल्यूशन को भी नोड नेक्स्ट कर दिया। अब मैं टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में हूँ, इधर एक एरर आ रहा है, एक यहाँ पे एक एरर आ रहा है। वो एरर इस वजह से आ रहा है कि हमारे पास जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को चलाने के लिए हमने पैकेज जेसन की फाइल बनाई है, चलाने के लिए नहीं, मतलब जावास्क्रिप्ट या नोड जेएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेटअप की है हमने, नोड पैकेज जेसन। हमें वहां पे भी बताना होगा कि भाई साहब हमने मॉड्यूल्स कौन से यूज करना है। तो मैंने कहा यहाँ पे लिखो टाइप मॉड्यूल्स, कि अब हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा, वो अपडेटेड जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स को या अपडेटेड मॉड्यूल्स को यूज करके होगा। तो ये कुछ दो चेंजेस थी, आप लोग भी इसको एज इट इज कर लेना, आपके सारे के सारे एरर्स चले जाएंगे।
अभी भी कुछ एरर आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड एरर आपके पास आएगा, यहाँ पे आपने एक अवेट लगाना होगा। अच्छा, ये अवेट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसकी डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अभी के लिए। बस आप लोग ऐसा समझें कि यूजर हमें जो भी इनपुट देगा, ऐसा तो नहीं है कि हम यूजर से जैसी इनपुट मांगे वो हमें इंस्टेंटली इनपुट दे देगा। हो सकता है वो 2 सेकंड बाद इनपुट का हमें एंटर करके दे, हो सकता है वो थोड़ा डिले करके इनपुट दे, हो सकता है वो चाय पी रहा है, वो कहे चलो थोड़ी देर सब्र करते हैं, मैं फ्री हो जाऊँ फिर देता हूँ। तो यूजर तो करेगा वेट। तो हमने अवेट स्टेटमेंट यहाँ पे, अवेट कीवर्ड लगाया, तो अब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड भी यहाँ पे वेट करेगा। वो कह रहा है कि यूजर से अगर आप वेट कर रहे हैं, चलो मैं भी वेट कर लेता हूँ, जब तक आप इनपुट नहीं देंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। हमारे कंपाइलर ने जिद पकड़ ली कि जब तक आप वेट करेंगे मैं भी वेट करूंगा, और हमें ये काम चाहिए क्योंकि इनपुट के बगैर हम आगे चल नहीं सकते। अगर यूजर इनपुट ही नहीं देगा, कोई उसके बगैर, इनपुट के बगैर हमारी एप्लीकेशन में कोई काम हो नहीं सकेगा। तो हमने कहा हम भी यहाँ वेट करते हैं। अच्छा, अब इस कोड को चला के देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, अब इसको क्लियर करते हैं, CLS करके क्लियर स्क्रीन करते हैं, और यहाँ पे अपनी कमांड लिखते हैं, TSC index.ts। मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ, कुछ लोग क्या पता कुछ नोटिस कर लें। चलें, हमने कमांड लिखी TSC index.ts, एंटर मार दें। क्या मसला आ रहा है? ये आप लोगों के पास भी एरर आएगा। ये एरर आपके पास इस वजह से आ रहा है कि जब भी आप लिखते हैं TSC, सॉरी, हाँ, जब भी आप लिखते हैं TSC आगे फाइल का नाम, तो टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर आपकी इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड नहीं करता। ये जो आपकी टीएस कॉन्फ़िग की फाइल है जिसमें हमने चेंजेस की थी अपने कंपाइलर की, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाइलर ऑप्शंस। जब तक हम टीएस सी आगे फाइल का नाम लिखते हैं, हमारा कंपाइलर इस टीएस कॉन्फ़िग की फाइल को रीड ही नहीं करता। तो मुझे एक बात बताएं, जब तक उस टीएस कॉन्फ़िग की फाइल को रीड नहीं किया जाएगा, तो जो हमारी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है, जो कि पहले भी हो रही थी, उसकी बेस पे ही हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड भी जनरेट हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो जाके जावास्क्रिप्ट की फाइल में देख लें। अच्छा, एक मिनट, सॉरी, मैंने एंटर नहीं प्रेस किया। हाँ, TSC index.ts एरर आया, लेकिन जावास्क्रिप्ट का कोड जनरेट हो गया होगा। ये देखें, ये काम तो वही पुराना वाला हो गया जिसकी पेज पे हमें पता है एरर आएगा ही आएगा। तो जब अगर हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीडेबल बनाना है कि हमारा कंपाइलर फाइल को रीड करे, तो उसके लिए हमें TSC के आगे फाइल का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। हमें सिंपल लिखना है TSC और एंटर मारना है। आप TSC लिख के एंटर मारेंगे, आपकी फाइल ट्रांसपाइल हो गई जावास्क्रिप्ट में। लेकिन इस बार आपके कंपाइलर ने टीएस कॉन्फ़िग की फाइल को भी रीड किया, उसकी बेस पे आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल जनरेट की। इसको यकीन नहीं आता तो खोल के देख लें एक बार। ये देखें, आपकी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसमें भी तकरीबन सेम कोड है जो आपकी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में था। हाँ, वो जरूर है कि आपकी टाइप्स जो होंगी वो रिमूव होके जावास्क्रिप्ट की फाइल बनेगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट का वर्जन और इंपोर्ट स्टेटमेंट सारी की सारी सेम ही है। तो कुछ लोग होंगे जिनके पास ये एरर भी आ रहा होगा। तो इसको रिजॉल्व करने का तरीका है कि सिर्फ TSC लिखें, फाइल का नाम आगे से गायब कर दें, हटा दें। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, नोड index.js। फाइल चला के देखते हैं। अच्छा, पूछ लो। अच्छा जी, अब वो मेरे से एक सवाल पूछ रहा है कि इंटर फ्रॉम करेंसी, मतलब कि वो करेंसी लिखो जिससे आपने कन्वर्ट करवाना है। मैंने कहा PKR to $, तो उसने कहा यहाँ पे लिखो PKR। मैंने लिखा PKR, लिख के एंटर मार दिया। आगे हमने कोड में कोई काम किया हुआ भी नहीं था, तो वो काम हुआ भी नहीं। ये हमारा वेरिएबल के अंदर तो आके स्टोर हो गया है, लेकिन इसको हमने कहीं यूज किया नहीं है, तो डेफिनेटली हमें कुछ दिखेगा भी नहीं।
लेकिन अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि मिसाल के तौर पे मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो कंडीशन से चेक करवा रहा हूँ, अपनी एप्लीकेशन में मैं जिस कंडीशन से चेक करवा रहा हूँ, वहां पे मैंने पी के आर को कैपिटल में लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूँ कि अगर यूजर पी के आर कैपिटल में देगा तभी मैंने कन्वर्ट करवाना है। अब यूजर ठहरा सादा सा बंदा, उसने कहा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पी के आर। ये थोड़ा और सादा ठहरा, उसने कहा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पाकिस्तान। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगी कि इस कंडीशन की बेस पे मेरी एप्लीकेशन में कोई भी मैंने चेक नहीं लगाएगा। मैंने तो सिर्फ पी के आर में चेक करना है, वो भी कैपिटल। तो यहाँ पे एक मसला हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जब जाके देखेंगे डॉलर टू पी के आर जब आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दे रहा। वो कह रहा है कि भाई इन चेक बॉक्स से सिलेक्ट ऑप्शन है आपके पास, इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करो। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी एप्लीकेशन में भी कोई इस तरीके का काम हो कि एक सिलेक्ट बॉक्स मेरे पास आ जाए जिसमें से मैं अपनी करेंसी सिलेक्ट कर दूं। तो इसको करने के लिए हमारे पास जो तरीकेकार मौजूद है वो है, यहाँ पे आप आए, इसकी टाइप डिफाइन करें। मैंने कहा जो भी मेरे पास, अच्छा ये मैं काम गलत फाइल में कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट की फाइल में, तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। जावास्क्रिप्ट की फाइल को चेक करने के बाद अगर आपने शॉर्टी लेनी है तो उसको चेक करने के बाद यहाँ से कट कर दिया करें, फिर गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। यहाँ पे आए, यहाँ पे लिखें टाइप, इनपुट बॉक्स की टाइप होगी। वो पूछ रहे चेक बॉक्स कंफर्म एडिटर लिस्ट एक्सपेंड इनपुट नंबर पासवर्ड। मैंने कहा मुझे चाहिए लिस्ट। उसने कहा ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आप लोग लिस्ट की टाइप इस्तेमाल करते हैं, उसी के साथ आपको अपनी चॉइसेस भी बतानी होती हैं कि कौन कौन सी चॉइसेस आपने यहाँ पे शो करनी है। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने कुछ करेंसीज यहाँ पे, डमी करेंसीज डेफिनेटली, अभी तो हम रियल टाइम में डेटा ला नहीं रहे, डमी डेटा यहाँ पे मैंने एक अदद ऑब्जेक्ट बना के स्टोर किया हुआ है। आप लोग भी ऐसे करते हैं। ये देखें, डमी डेटा यहाँ पे मैंने स्टोर किया हुआ है, रेट्स नाम का एक अदद ऑब्जेक्ट बना के। इस रेट्स को कन्वर्ट करके करेंसी कर देते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से अपना डेटा स्टोर किया हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने भी सेम काम करना है, एक अदद डेटा स्टोर करना है करेंसीज का। अब यहाँ पे एक समझने वाली चीज है, वो ये है कि यहाँ पे मैंने एक चीज रिमूव की, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस करेंसी। इस पॉइंट को समझ लें, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे करेंसी कन्वर्टर से रिलेटेड। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आप लोग बना ही लेंगे, चॉइसेस के अंदर चॉइसेस भी ऐड कर लेंगे, उसको कंसोल करके प्रिंट भी करवा देंगे, ये काम तो आप लोग खुद भी कर लेंगे। लेकिन जो मेन काम है वो ये है कि आप लोगों ने करेंसी के ऑब्जेक्ट को किस तरीके से सेटअप करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, मैंने डिफरेंट करेंसीज को स्टोर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी एक अदद बेस करेंसी बनाई हुई है। बेस करेंसी से मुराद ये है कि मैंने अपनी एक ऐसी करेंसी बनाई है जिस करेंसी को यूज करके मैं कन्वर्जन करूंगा, वो मेरी बेस करेंसी होगी। मिसाल के तौर पे मैंने पहले पीकेआर को करना है डॉलर में कन्वर्ट। अगर यूजर चाह रहा है कि पीकेआर को मुझे पाउंड में कन्वर्ट करवाना है, तो मैंने कहा कि पहले पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डॉलर टू पीकेआर के रेट मुझे पता है। उसके बाद डॉलर को आप लोग पाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि पाउंड्स के रेट भी मुझे पता है डॉलर्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पे अपनी बेस करेंसी दे दी यूएसडीटी, उसकी मैंने वैल्यू रख ली 1। मैंने कहा डॉलर, $1 तो $1 के इक्वल होगा। अब आगे चल के मैंने कहा कि यूरो कितने डॉलर्स के इक्वल होगा, 1 यूरो। तो गूगल करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने डमी लिखा हुआ है 0.91। मैंने लिखा 0.91 यूरोस का हमारे पास $1 बनता है। उसी के साथ साथ मैंने लिखा ये जीबीपी, पता नहीं किसकी करेंसी है, गूगल की थी, डमी करेंसी मिल गई थी तो यहाँ पे लिख दी। जीबीपी जो भी करेंसी है वो हमारे पास 0.76 जीबीपी $1 बनते हैं। उसी के साथ साथ 74.57 हमारे पास इंडियन रुपीस $1 बनते हैं। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान की माशाल्लाह से 280 या 270 पाकिस्तानी रुपीस $1 बनते हैं। तो मतलब पहले मैंने अपनी सारी करेंसीज को डॉलर की बेस पे सेट कर दिया कि मेरी सारी करेंसीज $1 में
कितनी आ सकती हैं? पाकिस्तानी रुपीज 280 आ सकते हैं, इंडियन रुपीज 74 आ सकते हैं, जीबीपी 0.76 आ सकते हैं, और यूरो हमारे पास 0.91 आ सकते हैं, और डेफिनेटली यूएसडीटी 1 ही आएंगे। तो यहाँ पे मैंने बेस करेंसी सेट कर दी। अच्छा, अब ये वाली करेंसीज को ही मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के लिख लेना है। मैंने कहा सबसे पहले आप लिखो यूएसडीटी, अच्छा कैपिटल में लिख लें यूएसडीटी। उसके बाद आप लिख लो यहाँ पे यूरो। उसके बाद यहाँ पे आप लिख लो जीबीपी। उसके बाद आप यहाँ पे लिख लो IN, इंडियन रुपीज। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे लिख लो PKR, इसको भी इनपुट बॉक्स के अंदर, सॉरी, स्ट्रिंग के अंदर लिख लो। मैंने अपनी लिस्ट की चॉइसेस भी यहाँ पे सेट कर दी। अब इसको चला के देखते हैं कि चॉइसेस हमारे पास आ रही हैं या नहीं आ रही। अच्छा, ये मैं दो कमांड को मर्ज करके लिख रहा हूँ, और आई होप ये सिंटेक्स आप लोगों को पता होगा। ये देखें, मेरे सामने एक अदद लिस्ट शो हो गई। वो कह रहा है कि यूज एरो की, वो कह रहा है कि एरो की यूज करके अपनी मर्जी की सिलेक्ट कर दो। ये देखें, एरो की अप एंड डाउन को यूज करके मैं कोई भी करेंसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी कर दो, मैंने कहा यूरो कर दो, तो देखें यूरो मेरी करेंसी सिलेक्ट हो गई। तो मुझे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि यूजर से मैं एक लिस्ट मंगवा रहा हूँ, उस लिस्ट की मदद से मैं करेंसीज को शो कर रहा हूँ, और यूजर उसमें से कोई भी एक अदद करेंसी को सिलेक्ट कर रहा है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं इंटर फ्रॉम करेंसी, ये हमारे पास जो भी मैसेज है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए, इंटर फ्रॉम करेंसी, इसको मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक ही इंक्वायरर के फंक्शन के अंदर मल्टीपल यूजर से इनपुट लेने का क्या तरीकेकार होता है? क्या करूं? एरे बना दूं? हाँ, आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग इसको कॉपी पेस्ट करें, यूजर आंसर टू, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक ही इंक्वायरर का ऑब्जेक्ट यूज करके मल्टीपल काम कर लूँ, मुझे बार बार वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं एक अदद न्यू ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा कॉमा। सबसे पहले तो मुझे इसको एक अदद एरे बना के स्टोर करना होगा। यहाँ पे मैंने एक अदद एरे बना दिया। अब इस एरे के अंदर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करूंगा, जितने इनपुट बॉक्स चाहिए उतने ऑब्जेक्ट बना के स्टोर कर लूंगा। अब यहाँ पे मुझे सेम नाम का एक और भी चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि सेम हो, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी, यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट। अब इस फ्रॉम को मैं करके कन्वर्ट कर दूंगा टू के अंदर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टू, और करेंसीज तो डेफिनेटली सेम होंगी, क्योंकि यहाँ से भी एक करेंसी सिलेक्ट होगी, यहाँ से भी एक करेंसी सिलेक्ट होगी। अब तीसरी चीज भी मुझे यूजर से इनपुट लेनी है, वो क्या होगी? यूजर से तीसरी चीज भी लेनी है, बिल्कुल, अमाउंट। कि भाई साहब आपने कितनी अमाउंट को कन्वर्ट करवाना है एक करेंसी से दूसरी करेंसी में। तो सेम काम यहाँ पे भी एक लिखें, नेम, उस नेम के अंदर लिख लें अमाउंट, उसके अंदर आप लिख लें मैसेज, इंटर योर अमाउंट। अच्छा, अब इसकी टाइप ना स्ट्रिंग नहीं होगी, नंबर भी नहीं हो, सॉरी, स्ट्रिंग भी नहीं होगी, लिस्ट भी नहीं होगी, इसकी टाइप होगी हमारे पास नंबर। तीन इनपुट बॉक्स हमने सेटअप कर दिए यहाँ पे। इसको चला के देखते हैं कि तीनों इनपुट बॉक्स हमारे से को पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। इसको करते हैं क्लियर स्क्रीन, इसको चला के देखते हैं। हाँ भाई, सबसे पहला सवाल तो आ गया, इंटर फ्रॉम करेंसी, मैंने कहा यूएसडीटी। ये देखें, दूसरा सवाल ही पूछ रहा है इंटर टू करेंसी, मैंने कहा PKR। वो पूछ रहा है इंटर योर अमाउंट, मैंने कहा $100 को कन्वर्ट करना है। तो ये तीनों सवालों के जवाब मैंने दिए। ऑब्वियसली उसके बाद हमने प्रोग्राम में आगे कुछ किया नहीं था, तो आगे कुछ प्रिंट भी नहीं हुआ। तो यूजर से हमने तीन इनपुट बॉक्स में की मदद से तीनों इनपुट ले लिए। एक फ्रॉम करेंसी ले लिया, एक टू करेंसी ले लिया, एक नंबर करेंसी ले लिया। हाँ जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास ये करेंसीज का डेटा सारा का सारा मौजूद है। अब यूजर हमें
यूएसडीटी भी दे सकता है, यूरो भी दे सकता है, इंडियन रुपीस भी दे सकता है, जीबीपी भी दे सकता है, पीकेआर भी दे सकता है, उसकी मर्जी लिस्ट में जो भी दे। तो हम सबसे पहले काम करते हैं कि यूजर हमें जो भी इनपुट बॉक्स में देगा, इनपुट में यूजर हमें जो भी करेंसी देगा, उस करेंसी की एक अदद अमाउंट यहां से हम निकाल देते हैं। सबसे पहले हमारा ये टास्क है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। मैंने कहा लेट फ्रॉम करेंसी या फ्रॉम अमाउंट इज इक्वल टू, अब मुझे यूजर के इनपुट बॉक्स की बेस पे यूजर के लिए एक अदद करेंसी यहां से निकालनी है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताएं, क्या आप लोगों को ये चीज क्लियर है कि हमें अगर यूजर नेम, तो हमारे पास पता है कि सारे के सारे इनपुट बॉक्स के आंसर यहाँ पे आके स्टोर होंगे, तो हम उसको गेट कैसे करेंगे, ये कितनों को पता है? मुझे यूजर नेम के अंदर से फ्रॉम को गेट करना है, टू को गेट करना है, अमाउंट को गेट करना है, तो कैसे करेंगे? डॉट नोटेशन के साथ। मैं बताता हूँ ये क्यों करेंगे। देखिए, जब भी इंक्वायरर का पैकेज चलता है, ये वाला हमारा का सारा काम एग्जीक्यूट होता है, ये वाला कोड चलता है, तो इंक्वायरर की मदद से इंक्वायरर हमारे लिए अपने जो भी कोड लिखा हुआ है उसकी मदद से यूजर से सवाल पूछता है। जितने भी सवाल की लिस्ट है उतने सारे के सारे सवाल पूछेगा। वो सारे के सारे सवाल पूछने के बाद हमें यूजर आंसर नाम के वेरिएबल के अंदर एक अदद ऑब्जेक्ट ला के स्टोर करवा देगा। वो कहेगा कि आपका ऑब्जेक्ट के अंदर पहली प्रॉपर्टी है फ्रॉम, दूसरी है टू, तीसरी है अमाउंट, और इनके अंदर इसकी वैल्यूज आके स्टोर हो जाएंगी जो भी यूजर इनपुट करेगा। इसको एक बार कंसोल करके देख लेते हैं। इसको करते हैं कमेंट, इसको चल के देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एक अदद कंसोल, यहाँ पे लिखते हैं यूजर आंसर, कि भैया यूजर ने क्या आंसर किया, इसको कंसोल करके देख लो। इसको चला के देखते हैं। यूजर ने फ्रॉम करेंसी सिलेक्ट की यूएसडीटी, टू करेंसी सिलेक्ट की पीकेआर, अमाउंट अपनी डाली 100। ये देखें, जब मैंने यूजर आंसर्स को प्रिंट किया या कंसोल किया तो मेरे पास एक अदद ऑब्जेक्ट आ गया, ये वाला, जिसकी प्रॉपर्टी में सबसे पहले फ्रॉम है, फिर टू है, फिर अमाउंट है। और अच्छा, एक चीज गौर करें, इनकी जो भी वैल्यूज हैं वो वही वैल्यूज हैं जो यूजर ने हमें इनपुट में दी हैं। इसको चेंज करके देखते हैं। फ्रॉम करेंसी को जीबीपी करते हैं, टू को यूरो करते हैं, अमाउंट अपनी 200 डाल देते हैं। ये देखें, जो भी यूजर हमें इनपुट में दे रहा है उसकी बेस से हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज की वैल्यू हर बार अपडेट हो रही है। लेकिन एक चीज गौर करें कि हमारे पास प्रॉपर्टी हर बार सेम ही है। यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ भी फ्रॉम है, यहाँ टू है, यहाँ भी टू है, यहाँ अमाउंट है, यहाँ भी अमाउंट है। तो ये कैसे सेट हो गई? ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के नेम है या की है, ये हमारे पास सेट हुई है हमारे नेम की मदद से। जो भी हम अपने इनपुट बॉक्स के अंदर नेम डिफाइन करते हैं वही हमारे पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर सारा का सारा काम आ गया। एक चीज हमें पता है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए डॉट नोटेशन लगाते हैं। सिंपल बात है। तो अब हमें फ्रॉम अमाउंट को गेट करना है। अगर मैं यहां पे लिखूंगा यूजर आंसर डॉट फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें कि यूजर आंसर डॉट फ्रॉम करेंगे हमें फ्रॉम वाली करेंसी मिल जाएगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी तो हमें सिर्फ फ्रॉम करेंसी मिली है, लेकिन हमें उसकी अमाउंट भी तो चेक करनी है कि उस करेंसी की यूएसडीटी के अंदर क्या अमाउंट बन रही है। और एक बात मैंने पहले अर्ज की थी कि हमें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। मिसाल के तौर पे मुझे अपनी करेंसी के अंदर से यूजर के इनपुट वाली चीज को एक्सेस करना है, तो मैं डॉट लगा के तो नहीं कर सकता भाई। डॉट लगा के करूंगा मुझे हार्ड कोडेड देना पड़ेगा, यूरो एक्सेस करना है, इंडियन रुपीस करना है, पीकेआर करना है, यूएसडीटी करना है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डायनेमिकली एक्सेस करने का क्या तरीका होता है? कौन सी नोटेशन? स्क्वायर नोटेशन। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने अपनी प्रॉपर्टी का नाम देना है। अब प्रॉपर्टी का नाम मैं हार्ड कोडेड तो देने से रहा, क्योंकि हार्ड कोडेड देंगे तो पहले वाला ही काम कर लेते डॉट वाला। हमें ऐसा तो करना नहीं है। हमें करना है जो भी यूजर आंसर डॉट फ्रॉम, यूजर आंसर डॉट फ्रॉम, ये कहते ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होगी फ्रॉम। जो भी
वैल्यू इस प्रॉपर्टी के अंदर आएगी उसको हमें गेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर आंसर डॉट फ्रॉम। अच्छा ये एरर वही वाला एरर है तो इसको भी यानी कर देते हैं, मसला नहीं है। यूजर आंसर डॉट फ्रॉम। अब यूजर आंसर डॉट फ्रॉम के अंदर हमें यूजर आंसर फ्रॉम वाला है, इस लिस्ट में से कोई भी एक चॉइस मिलेगी। फर्स्ट कर लेते हैं यूएसडीटी मिलेगा, तो इस यूजर आंसर डॉट फ्रॉम पूरे की जगह पे हमें क्या मिल जाएगा, यूएसडीटी स्ट्रिंग के अंदर। यस, पूरे की जगह पे हमारे पास ये आ जाएगा ऐसे। तो ये तो सिंपल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास फ्रॉम वाली वैल्यू को हम गेट करेंगे। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं टू अमाउंट। सेम काम करेंगे, करेंसी स्क्वायर ब्रैकेट यूजर आंसर डॉट टू। अब इस टू के अंदर भी यूजर जो भी करेंसी सिलेक्ट करेगा, टू करेंसी किस में कन्वर्ट करवाना है, तो या यूएसडीटी आएगा, या यूरो आएगा, जीबीपी, इन आईएनआर, पीकेआर, जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। इस पूरी की पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की जगह वो आ जाएगा। अगर इसकी जगह वो आएगा तो करेंसी के अंदर से मिसाल के तौर पे पीकेआर सिलेक्ट किया तो पीकेआर की वैल्यू उठ के आ जाएगी। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज, उसकी वैल्यूज हमारे पास उठ के आएंगी, फ्रॉम अमाउंट और टू अमाउंट के अंदर आके सेट हो जाएंगी। इसको एक बार कंसोल करके देख लेते हैं, इन दोनों चीजों को। कंसोल मैंने किया फ्रॉम अमाउंट, उसके बाद दोबारा कंसोल किया टू अमाउंट, और इसको रन करके देखते हैं। हाँ भाई, फ्रॉम करना है हमें यूएसडीटी से, टू करना है हमें इंडियन रुपीस के अंदर, अमाउंट हमें डालनी है 200। ये देखें, फ्रॉम वाली वन रहेगी क्योंकि यूएसडीटी की क्या वैल्यू है, वन। टू वाली रहेगी 74.57, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंडियन रुपीस की वैल्यू क्या है, 74.57। तो मतलब ये है कि हमने यूजर के इनपुट की मदद से, या यूजर के इनपुट की बेस पे अपनी करेंसी के अंदर से अमाउंट गेट कर ली। हमारा काम यहाँ तक डन हो गया। अब एक और काम कर लेते हैं, अमाउंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं इसमें। अब डायरेक्ट यहाँ पे यूजर आंसर डॉट अमाउंट, यूजर जो भी इनपुट देगा उस अमाउंट को भी तो हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है, तो उसको हम इस तरीके से स्टोर कर लेते हैं। यूजर आंसर डॉट अमाउंट, इसको हमने एक अमाउंट नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। इसको भी कंसोल करके देख लेते हैं, अमाउंट। इन तीनों चीजों को एक बार चला के देख लेते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है टू फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम मैंने कहा यूरो, टू पी के आर अमाउंट सो। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी बेस पे करेंसी की वैल्यूज मेरे पास उठ के आ गई। यूजर ने जो अमाउंट एंटर की थी वो भी उठ के आ गई। हमारा एक टास्क तो कंप्लीट हो गया, उसमें ये कि यूजर से इनपुट ले लिया और उस इनपुट की बेस पे हमने अपनी करेंसी की वैल्यूज को भी गेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं और आई होप कि क्लियर होगा। हमारा पहला काम तो हो गया, एक बार रिपीट कर देते हैं इसे क्योंकि रिपीट के मैसेज आ रहे हैं। हाँ उकाशा। जी जी। उकाशा टाइम काफी हो गया है, रिपीट में तो वीडियो को ये दोबारा भी देख लेंगे ना, वीडियो अवेलेबल चले ठीक होगी। है, नो प्रॉब्लम। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें क्योंकि 12:30 हो चुके हैं ऑलरेडी। चले ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हमारा सेकंड काम है, अब हमें एक और काम करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। वो काम ये है कि जो भी हमें यूजर ने इनपुट में करेंसी दी है, या जो भी अमाउंट दी है, यूजर ने मिसाल के तौर पे हमें इनपुट में दिया है 5,000 पाकिस्तानी रुपीज। यूजर ने हमें ये इनपुट दिया है, क्या दिया है, 5,000 पाकिस्तानी रुपीज। सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है अपनी बेस करेंसी के अंदर। साल के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं अपनी बेस, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं बेस अमाउंट इज इक्वल टू
अब जो भी यूजर ने हमें अमाउंट दी है, जो भी हमें यूजर ने अमाउंट दी है, उसको हमें कन्वर्ट करना है बेस अमाउंट के अंदर। बेस करेंसी से मुराद डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये बात मैंने पहले कही थी कि हमें जो भी यूजर इनपुट में अमाउंट देगा, हमें उसको किसी एक बेस करेंसी बना के उसके अंदर कन्वर्ट करना जरूरी है। तो मैंने कहा कि इस करेंसी को कन्वर्ट कर दो बेस करेंसी के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि जो भी यूजर ने करेंसी ऐड की थी, उसकी बेस करेंसी क्या थी? हर करेंसी की बेस करेंसी हमने रखी है यूएसडीटी। उस करेंसी के अगेंस्ट यूएसडीटी जितने भी बन रहे थे, 1 यूएसडीटी के अंदर जितनी भी वो करेंसी आ रही थी, हम उसकी प्राइस यहाँ पे गेट कर ली थी। 1 यूएसडीटी हमने अपनी बेस करेंसी रखी है। तो 1 यूएसडीटी के अंदर जितनी भी ये करेंसीज आती हैं, अगर पाकिस्तानी रुपीज हैं तो वो 280 आते हैं, तो उसको हमने गेट कर लिया था। अब इसको हमें यूजर की अमाउंट को कन्वर्ट करना है बेस करेंसी के अंदर। कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट डिवाइडेड बाय फ्रॉम अमाउंट। फ्रॉम अमाउंट से मुराद जो भी यूजर की करेंसी सिलेक्ट की है, जिससे उसे कन्वर्ट करवाना है, उसकी हमें डॉलर हमने कन्वर्ट करके रख लिया है। मिसाल के तौर पे मैंने, अच्छा एक बात बताएं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, बहुत सिंपल बनाते हैं। मैंने कन्वर्ट करना है पीकेआर टू डॉलर। अब पीकेआर टू डॉलर कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास पड़े हुए हैं 15,000 पीकेआर। मुझे इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है, क्या करूंगा? एक्सचेंज रेट से इसको डिवाइड करूंगा। डॉलर का क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है? 280 पीकेआर की बेस पे। 15,000 पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 280। अभी आप लोग गौर कर रहे हैं कि 280 यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायनेमिकली गेट कर रहे हैं कि यूजर जो भी अमाउंट लिख रहा है, उसकी बेस पे आप लोग बेस करेंसी उठा के ले आओ, उसको डॉलर में कन्वर्ट करो। तो हमने उसकी डॉलर की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे सेट की थी, तो यहाँ पे हमने उसको गेट भी कर दिया। तो 280 डायरेक्ट लिखने की बजाय मैंने लिखा फ्रॉम अमाउंट, क्योंकि हर बार पीकेआर को कन्वर्ट नहीं करना होगा। कभी यूरो को भी कन्वर्ट करना होगा, कभी इंडियन रुपीज को भी कन्वर्ट करना होगा। तो इस कोड की मदद से हमारे पास डायनेमिकली डिफरेंट करेंसीज को डॉलर में कन्वर्ट करके फ्रॉम अमाउंट में वैल्यू आती रहेगी। फ्रॉम अमाउंट में हमें एक्सचेंज रेट मिलता रहेगा हर बार डिफरेंट। तो यूजर की अमाउंट को मैंने फ्रॉम अमाउंट के अंदर कन्वर्ट कर लिया, और सॉरी, फ्रॉम अमाउंट से डिवाइड करके बेस करेंसी के अंदर डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे इसको करना है कन्वर्टेड अमाउंट। अब मुझे इसको, डॉलर को यूरो के अंदर कन्वर्ट करवाना है, क्या करूंगा? मुझे डॉलर, सॉरी, डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करना है। मेरे पास डॉलर आ गया है, $500। अब इसको मुझे यूरो में कन्वर्ट करना है। यहां तक तो हमारे पास बेस अमाउंट आ गई। बेस अमाउंट क्या होगी डॉलर के अंदर? यहाँ पे लिख लेते हैं। बेस करेंसी में हमने कन्वर्ट कर लिया, और बेस करेंसी में कन्वर्ट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर बार यूजर डिफरेंट करेंसीज को कन्वर्ट करेगा, तो हमने अपनी एक बेस करेंसी बना दी। सबसे पहले हमने यूजर की अमाउंट को बेस करेंसी में कन्वर्ट कर लिया, उसका एक्सचेंज रेट हमने इसकी मदद से उठा के लिया है। डॉलर हमारे पास आ गया। अब इस डॉलर को हमें यूरो में कन्वर्ट करना है। पीकेआर टू डॉलर हमारा, सॉरी, पीकेआर टू यूरो हमारा टारगेट था। पीकेआर टू डॉलर तो हमने कन्वर्ट कर लिया, पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। अब इस डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करवाना है, तो मैं करूंगा बेस अमाउंट, जो भी मेरे पास बेस अमाउंट आई है। बेस अमाउंट से मुराद कितने डॉलर आए? यहाँ पे मेरे पास मिसाल के तौर पे आ गए, अगर 1500 को करना है या 1000 को करना है, तो मेरे पास $4 आ गए। अब इस $4 को मैंने कन्वर्ट करना है यूरो के अंदर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा टू अमाउंट के अंदर। टू अमाउंट भी मेरे पास एक्सचेंज रेट आएगा उस करेंसी का जिसके अंदर मैंने कन्वर्ट करवाना है। बेस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टू अमाउंट। तो एक छोटा सा एक फॉर्मूला ही कह लें इसको। अब इसको कंसोल करके देखते हैं कन्वर्टेड अमाउंट को।
अच्छा, मुझे एक चीज, थोड़ी सी इस चीज का एहसास है कि थोड़ी चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें। एक तो ये दो चीजें नई आई हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू गेट करना, और एक ये फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि अगर एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना है, एक तो तरीका ये है कि हम हार्ड कोडेड उसके एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर हमें उसका एक्सचेंज रेट नहीं पता, या मिसाल के तौर पे हमें यही नहीं पता कि किस करेंसी से किस में कन्वर्ट करना है, तो हम यूजर पे छोड़ लेते हैं, वो जो भी इनपुट देगा। यूजर कोई भी इनपुट दे, हमें उसको पहले एक बेस करेंसी बनानी है, उसमें कन्वर्ट करना है। आप लोग बेस करेंसी पीकेआर को भी बना सकते हैं, बेस करेंसी यूरो को भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन फिर उसकी बेस पे आप लोगों ने इन वैल्यूज को भी सेट करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको चला के देखते हैं। हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी है। इसको सबसे पहले करते हैं क्लियर। अब इसको चला के देखते हैं। मैंने कहा भाई मुझे कन्वर्ट करना है यूरो से पीकेआर के अंदर, और मुझे 5 यूरो कन्वर्ट करवाना है। तो ये देखें, मेरे पास 5 यूरो इसके अंदर कन्वर्ट होके आ गए। अच्छा, ये पॉइंट के बाद इतने सारे नंबर आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, वो बताता हूँ। अभी के लिए खाली एप्लीकेशन की एक्यूरेसी चेक करें। मैंने कहा मुझे करने हैं इस बार पीकेआर से डॉलर में कन्वर्ट। तो मुझे करने हैं अपने 1000 या 500 पीकेआर को कन्वर्ट करवाना। ये देखें, $1.7। मेरी एप्लीकेशन रेडी हो गई है। एक बार दोबारा चला के देखते हैं। मैंने कहा भाई साहब मुझे करना है यूएसडीटी या यूरो से पीकेआर में कन्वर्ट करना है। मेरे पास पड़े हुए हैं 1000 यूरो। तो कितने बन रहे हैं? 30,000 रुपये बन रहे हैं पाकिस्तानी। तो ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट। ये जो पॉइंट के बाद इतने सारे नंबर आ रहे हैं, इसको कंट्रोल करने का हमारे पास कुछ तरीकेकार मौजूद हैं, लेकिन अभी के लिए उसको इग्नोर करें। आप लोग इसको खुद चेक करना कि पॉइंट के बाद डिजिट को कंट्रोल करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं। अभी के लिए हमारा काम ऑलमोस्ट डन हो गया। उकाशा कंक्लूड कर ले, और कोई अगर आपका असाइनमेंट देना है तो वो दे, और नहीं फिर नहीं, हम इसको एक बार सेशन। रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, ठंडे ठीक दिमाग के है। साथ एक बार दोबारा ठीक। से लेके चलते। अच्छा, सबसे पहले हमने इंक्वायरर का पैकेज इंपोर्ट किया ऊपर। उसके बाद हमारा सेकंड काम था कि अपनी एक बेस करेंसी बना के उसकी बेस पे सारी करेंसीज को सेट करना। और ये क्यों है जरूरी, इसका आगे आप लोगों ने यूज केस देख लिया, इसको हम दोबारा एक बार देख लेंगे। हमने सबसे पहले अपनी एक बनाई बेस करेंसी। हमने कहा कि यूएसडीटी को डॉलर को आप लोग बेस करेंसी बना दो। $1 हमने यहाँ पे सेट कर लिया, हमारी एक बेस करेंसी सेट हो गई। $1 के ही इक्वल होता है, हमें पता है, हर किसी को पता है। उसके बाद हमने कहा कि यूरो, कितने यूरो $1 के इक्वल होते हैं? हमने कहा भाई 0.91 यूरो $1 के इक्वल। इसी तरीके से आगे चल के हमने पीकेआर को भी कहा कि कितने पीकेआर $1 के इक्वल होते हैं। हमने कहा 280 पीकेआर होते हैं। हमारी बेस करेंसी सेट हो गई, उसकी बेस पे हमने वैल्यूज को भी सेट कर लिया। और आप लोगों की मर्जी है, बेस करेंसी पीकेआर को बनाए, इंडियन रुपीज को बनाए, यूरो को बनाए, जिसको बनाए। लेकिन फिर उसी की बेस पे सारी करेंसीज को सेट करना होगा। उसके बाद हमने यूजर से 3 इनपुट ले लिए इस तरीके से। ये वाला काम आप लोग पिछली क्लासेस में बार बार करते हुए आए। तो अगर इसको हम हटा दें, इन दो चीजों को हम रिमूव कर दें मिसाल के तौर पे, तो हमारा जो एक्चुअल कोड है वो है 5 या 6 लाइन होगा, 5 लाइन होगा। छठी में फिर कंसोल होगा, 1 2 3 4 5, जिसमें से अमाउंट वाले के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू को गेट करके एक न्यू वेरिएबल में स्टोर किया। एक्चुअल जो हमारा काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनों के अंदर हो रहा है। इसकी मदद से हम लोग यूजर से इनपुट की वैल्यू गेट कर लेंगे, 3 इनपुट की। उसके बाद हम लोग असल काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने कहा कि यूजर जो भी आपको करेंसी दे रहा है, चाहे यूजर इंडियन रुपीस दे रहा है, डॉलर दे रहा है, पीकेआर दे रहा है, यूरो दे रहा है, जीबीपी दे रहा है, जो भी दे रहा है, उसकी अमाउंट उठा के ले आओ कि कितने बनते हैं वो डॉलर। ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग इस तरीके से उठा के ले आए। अच्छा, एक और बात आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि ये वाली जो मैंने अप्रोच चूज की है, ये इस अप्रोच को हम कहते हैं डायनेमिक अप्रोच।
इससे बचने के लिए आप लोग एक और अप्रोच यूज कर सकते हैं, इफ की कंडीशन लगा के। इफ यूजर आंसर डॉट फ्रॉम अगर यूएसडीटी के इक्वल है, तो आप लोग फ्रॉम अमाउंट को अपडेट करके इसके अंदर 1 ऐड कर दो। अगर यूएसडीटी के इक्वल है तो ये कर दो, पीकेआर के इक्वल है तो ये कर दो, इसके इक्वल है तो ये कर दो, इसके इक्वल है तो ये कर दो। तो ये सारे के सारे काम आपको कंडीशनली चेक करने पड़ते हैं। अभी के लिए तो हमारे पास 5 करेंसीज हैं। अब गूगल पे आप लोग जाएं, आपके पास 100 150 करेंसीज जितनी भी है सारी मौजूद होंगी। तो इसके लिए हमने जो अप्रोच यूज की है वो हमने डायनेमिक अप्रोच यूज की है, कि हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसकी मदद से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को गेट करेंगे स्क्वायर एनोटेशन की मदद से। यहाँ पे हम लोग इसकी मदद से यूजर के इनपुट की करेंसी जो भी होगी उसकी बेस करेंसी के अंदर कन्वर्टेड वैल्यू को गेट कर लेंगे। यहाँ पे भी हम लोग उसकी करेंसी गेट कर लेंगे, इसको हम बेसिकली कहेंगे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, ये दोनों के हमने एक्सचेंज रेट यहाँ पे गेट कर लिए। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है और यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं किया, ये वाला काम सबसे आसान है। यूजर की अमाउंट जो भी इनपुट की थी उसको गेट करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब जो ये वाला काम है ये कदर फॉर्मूले के तहत हो रहा है, कि अगर आपने एक अमाउंट को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करवाना है तो उसके एक्सचेंज रेट से उसको डिवाइड कर दो। पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो पीकेआर के एक्सचेंज रेट को, डॉलर का जो भी एक्सचेंज रेट होगा उससे डिवाइड करवा दो। 1000 पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करना है, 1000 को 280 से डिवाइड करवा दो। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करवाना है तो 74.54 से उसको डिवाइड करवा दो। तो अगर इस तरीके से हम करेंगे हमारे पास हमारे डॉलर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास $4 आ गए। अब डॉलर को हमने कन्वर्ट करना है अपनी टू वाली करेंसी के अंदर, जिस करेंसी में हम लोग कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं। $4 है, इसको यूरो में कन्वर्ट करवाना है तो 4 को यूरो के एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। डॉलर और यूरो का जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, हमें क्या पता क्या चल रहा है, हम ऑब्जेक्ट की मदद से उठा के ले आएंगे डायनेमिकली। तो हमारे पास यहाँ पे टू अमाउंट के अंदर एक्सचेंज रेट आ जाएगा, बेस अमाउंट के अंदर हमारे पास बेस डॉलर आ जाएंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कन्वर्टेड अमाउंट आ जाएगी। उस कन्वर्टेड अमाउंट को जब हम कंसोल करेंगे तो हमारे पास हमारा डिजायर्ड आउटपुट आ जाएगा। इसको एक बार दोबारा रन करके देखते हैं, फिर क्लास एंड करते हैं। मैंने कहा भाई यूरो को कन्वर्ट या पीकेआर को कन्वर्ट करवाना है यूएसडीटी के अंदर, 1500 पीकेआर को कन्वर्ट करना है यूएसडीटी के अंदर। $5.3 बन रहे हैं ये टोटल। अच्छा सर, ये क्लियर है चीजें? आई होप कि क्लियर हो गई होंगी। अगर क्वेश्चन लेने हैं, टाइम है तो बता दें, क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ सर, 5 मिनट में ले लें जो क्वेश्चन लेने हैं। मैं एक आधा कोई चले आपको बेहतर 5 मिनट लगता है के अंदर ले लो। तो आप खुद से माइक म्यूट कर दें, जिसको अनम्यूट करना चाहें, या वो कमेंट पढ़ के देना तो आप देते। चले मैं कर लेता हूँ। अच्छा हैंड रेस कर लें जिनके क्वेश्चन है। मैं अब्दुल लतीफ आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब्दुल अस्सलाम लतीफ। वालेकुम। अच्छा, वालेकुम मुझे ये सलाम। पूछना था कि जो सबसे पहले आपने थोड़ा सा ऊपर करेंगे। एक चीज। हाँ, बिल्कुल टॉप पे आ जाए। जो आपने करेंसी, हाँ, तो यूएसडी $1 लिखे, तो इसका मतलब ये मैं जो समझाऊं कि एक डॉलर जो है वो 0.91 यूरो के बराबर है, और पाउंड जो है 0.76 बराबर है, यही है ना। अच्छा बिल्कुल इस यही है। देखिए हमने एक बेस करेंसी बना दी, क्योंकि हमें सबसे पहले अपनी अमाउंट को बेस करेंसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूजर किस करेंसी से किस करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। हाँ, अगर हमें ये पता होता कि किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट करवाना है तो सिंपली फंडा था, फिर तो कोई मसला ही नहीं था। हम लोग उसकी अमाउंट को उस डिजायर्ड करेंसी से मल्टीप्लाई करवा देते, हमारा काम हो जाता। लेकिन अभी हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने बीच में एक अदद अपनी बेस करेंसी सेट कर दी। उस बेस करेंसी में सबसे पहले हम अपनी अमाउंट को कन्वर्ट करवाएंगे। अब हमें पता है कि डॉलर के अंदर हमारी अमाउंट आके कन्वर्ट हो गई है। इस फॉर्मूले के तहत हमने अपनी अमाउंट को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे बताएं, डॉलर टू पीकेआर जाना या डॉलर टू यूरो जाना कुछ मुश्किल है? हम उसके एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 2 क्वेश्चन।
अच्छा, मलिहा हारून, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप अनम्यूट करते हैं मेरे पास आई थिंक। जी उकाशा में करते हैं। मलिहा। मदीना तो आउट ही अच्छा, हैंड होगा। रेस कर दें, गलती से आपको लोअर हैंड हो गया था तो, या किसी को और कर ले क्वेश्चन। ये अलिश्बा है, अलिश्बा को अनम्यूट करते हैं। जी करें, अनम्यूट करें। अलिश्बा, ये जवेरिया अनम्यूट है, जवेरिया शेख। अस्सलाम उकाशा वालेकुम, वाला। मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम जी। अस्सलाम, जी जी। सर मुझे लास्ट से समझ नहीं आया। क्या चीज़ समझ नहीं आई? सर बेसमान के बाद से जो आपने किया, नीचे लाइन कोडिंग पे थोड़ा सा। कहाँ से समझ नहीं आई आपको? सर यहाँ से जब हमने लेट एक वेरिएबल बनाया बेस अमाउंट का, और उसमें हमने अमाउंट को जो है फॉर्म अमाउंट के साथ डिवाइड कर दिया है। बिल्कुल। उसके बाद अच्छा ये, अच्छा देखें एक बार इसको मैं फिर रिपीट कर लेता हम्म, हूँ, वैसे आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। इसको आपने 2-3 बार रिकॉर्डिंग को देखना होगा, क्योंकि ये चीज़, ये वाला हम्म, फॉर्मूला, अगर सही से बताऊं तो ये पहले मुझे भी नहीं आ रही थी समझ, जब जिस वक्त मैं ये असाइनमेंट बना रहा था अपने। तो मैंने गूगल पे जाके देख लिया कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या ट्रिक यूज होगी। तो ट्रिक हमारे पास कुछ ऐसी है कि अगर हमें नहीं पता कि किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो हम एक काम करते हैं, पहले यूजर की एक अमाउंट को अपनी एक बेस करेंसी बना के उसमें कन्वर्ट करवा लेते हैं। इस केस में हमने यूएसडीटी को सिलेक्ट किया। हमने कहा कि यूजर की जो भी अमाउंट आ रही है, यूजर जितनी भी अमाउंट दे रहा है, 1000 पीकेआर दे रहा है, 1000 यूरो दे रहा है, जो भी दे रहा है, उसको सबसे पहले आप कन्वर्ट हम्म, करो यूएसडीटी के अंदर। अगर यूजर आपको 1000 पीकेआर दे रहा है, तो उस 1000 पीकेआर को सबसे पहले आप लोग डॉलर के अंदर कन्वर्ट करवाओ। ऐसा ही है। हम्म, अब जब पीकेआर आपके डॉलर में कन्वर्ट हो गए, तो वो 4 5 3 जितने भी बनेंगे, अब हमारे पास डॉलर की अमाउंट आ गई, एक बेस करेंसी में हमारे पास वैल्यू आ गई। अब उस बेस करेंसी की बेस पे हमने जो भी कन्वर्ट करने वाली करेंसी है, यानी जिस करेंसी में कन्वर्ट करवाना है, उसके एक्सचेंज रेट से हम डॉलर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास हमारा आउटपुट आ जाएगा। $4 को अगर हम हम्म, यूरो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यूरो के एक्सचेंज रेट से, ये देखें ये एक्सचेंज रेट हमने सेट किए हुए सारे डॉलर की बेस पे। यूरो के अगर हम हम्म, एक्सचेंज रेट से डॉलर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जितना भी एक्सचेंज रेट बन रहे हैं उसमें हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको तो सर आप लोग बेस एक, अमाउंट में जी जी, बेस जी अमाउंट पूछे। में जो बेस है उसमें कोई भी अमाउंट रख सकते हैं अपनी मर्जी से, आप इसके या अंदर वन कुछ ही भी अमाउंट डाल फिक्स? सकती हैं, अपनी मर्जी की अमाउंट, अपनी मर्जी की करेंसी ऐड कर सकती हैं। इसको डायनेमिक बनाने का एक फायदा ये हुआ हमारे पास, अब हमें अगर, अच्छा ये आपका प्रोग्राम और भी डायनेमिक बन सकता है। इसके अंदर हम चॉइसेस के अंदर इसको और डायनेमिक बना सकते हैं, वो आप लोगों का होमवर्क है कैसे बनाएंगे। इसके अंदर अगर कल को चल के मुझे आगे कोई और करेंसी ऐड करनी है, मिसाल के तौर पे मुझे दिनार ऐड करना है, तो दिनार का एक्सचेंज रेट में डॉलर के अंदर लिख लूंगा जो भी बन रहा है, मिसाल के तौर पे 40 बन रहा है। तो अब मैंने यहाँ पे चेंज किया और यहाँ पे मैं ऑप्शन में भी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं ऑप्शन में ऐड कर दूंगा, और मुझे अपने किसी भी कोड को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं ये काम करूंगा और यहाँ पे अपने एक्सचेंज रेट ऐड करता जाऊंगा। मेरी एप्लीकेशन डायनेमिक है। क्यों डायनेमिक है? क्योंकि हम लोग जो भी एक्सचेंज रेट को गेट कर रहे हैं, वो हम डायनेमिकली कर रहे हैं। और डायनेमिक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी गेट करने का तरीका मैंने स्टार्ट में बताया था। तो ये तरीका है हमारे पास। जी इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसके बगैर ये समझ नहीं आएगा। 1 2 बार करें, 3 बार करें, इस फॉर्मूले को बार बार पढ़ें, खुद रीड करें एक बार, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, एक ठीक सवाल है। और ले लेते हैं, देन क्लास को एंड करें। अच्छा, सैयद अमार खान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, अमार को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, वो खुद म्यूट कर रहे हैं। तो परवेज अहमद, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। सर, सेक्शन तो माशाल्लाह जबरदस्त अच्छा गया है। बस ये थोड़ा सा डायनेमिक में कंफ्यूजन है, वो थोड़ा सा गाइड कर लें, क्योंकि ये अगर लेट सपोज हम इफ एल से करते तो इजी होता, लेंदी हो जाता, हाँ लेकिन बिल्कुल। इजी आई थिंक वहां पे रहता, क्योंकि वो अच्छा देखिए, इफ आपको एक एल की चीज सारी बताओ, कंडीशन, मैं सारे बताता हूँ मामलात वो ऑलमोस्ट क्लियर हैं। यहाँ पे तो कितनी इस करेंसीज हवाले आ से रही मैं हैं। कहना चाह रहा हूँ, क्या हम इफ एल से करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ यस लेकिन होगा। लेकिन लेकिन ये डायनेमिक अप्रोच मैंने इसलिए यूज की है कि मिसाल के तौर पे अभी तो 5 करेंसीज हाँ, हैं, 5। कल को चल के 20, 100, 200 सारी करेंसीज आ गई। अब मुझे हर करेंसी की बेस पे कंडीशन लगानी होगी कि अगर यूजर की टू अमाउंट ये है तो इसका एक्सचेंज रेट उठा के लाओ, अगर यूजर की टू अमाउंट ये है तो इसका एक्सचेंज रेट उठा के लाओ। इसी तरीके से फ्रॉम के लिए भी लगानी होगी कि अगर यूजर की फ्रॉम अमाउंट ये है तो ये वाली सही करेंसी उठा के लाओ, अगर यूजर की फ्रॉम अमाउंट या फ्रॉम करेंसी ये है सही तो उसका एक्सचेंज रेट उठा के लाओ। तो पूरी की पूरी करेंसी मुझे लगानी पड़ी, यहाँ पे पूरा का पूरा काम मुझे एफएल्स की मदद से करना पड़ता। तो ये जो मैंने काम किया है ये एक अदद बेस्ट सही बेस्ट अप्रोच है इस चीज को करने की। अभी आपका 5 लाइनों के अंदर पूरा का पूरा काम हो गया। हाँ मैं मानता हूँ कि ये वाली जो चीज है ये थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन इस चीज को आप लोग प्रैक्टिस करें, आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा। ये एक बार दोबारा सही। रिवाइज कर लेता हूँ, रिपीट कर लेता हूँ कि ये जो अप्रोच है अच्छा ऑब्जेक्ट सर, की एक डायनेमिक वैल्यू को गाइड करने की है, डायनेमिकली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को गाइड करने के लिए सर हम ये एक वाली चीज बस ये गाइड कर लें, लाइन नंबर। लाइन नंबर 33 में लेट फ्रॉम अमाउंट इज कहाँ थर्टी पे थ्री 30 कौन, 33 ओके। ये फ्रॉम अमाउंट इज इक्वल टू करेंसी, तो ये करेंसी का नाम मेंशन करना क्या लाजमी है, इसके जगह आप कोई हाँ और देखें या देखें मैं आपको एक खाली। बात बताता हूँ, देखें यूजर अमाउंट डॉट अगर हम सिर्फ फ्रॉम करेंगे तो हमें यूजर की करेंसी मिल जाएगी कि किस करेंसी से कन्वर्ट करवाना है, हमें उस करेंसी का एक्सचेंज रेट भी तो चाहिए। यूजर आंसर डॉट फ्रॉम के अंदर हमें यूजर की डिजायर करेंसी मिल जाएगी, यूएसडीटी होगी, यूरो मतलब होगी, हमने समझ पीकेआर गया, होगी, जो मतलब भी आपका होगी। ना, मैं क्या मतलब इसी लाइन में वो अमाउंट भी ले रहा है, डॉलर की बिल्कुल कंडीशन ऐसा भी, ही, और बिल्कुल कन्वर्ट भी ऐसा ही, कर रहा है हाथ के हाथ। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। इसी लाइन के सही अंदर है। हम लोग यूजर आंसर डॉट फ्रॉम के अंदर से उसकी इनपुट के आंसर को भी गेट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें सही। उसका इनपुट का आंसर मिल जाएगा हाँ और बिल्कुल, ये उसी मैं आंसर को हम लोग करेंसी के अंदर जाके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को भी गेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को भी गेट कर रहे हैं जो कि उसका वैल्यू को एक्सचेंज भी। रेट हो। ठीक है, मैं मैसेज पढ़ रहा था, सबके सवाल ऑलमोस्ट यही थे कि ये करेंसी हाँ क्यों आ गई, करेंसी का क्या काम है, अच्छा देखिए मतलब ये ये। वाली जो चीज है ना, ये मैंने आप अच्छा इसको अगर आप लोगों ने थोड़ा सा सिंपल करना है तो इसको ये कर सकते हैं, लेट यूजर फ्रॉम करेंसी इज इक्वल टू, इसको यहां से करें कॉपी, लेट यूजर टू करेंसी इज इक्वल टू, कर दें 2, यहाँ पे लिख लें यूजर फ्रॉम करेंसी, यहाँ पे लिख लें इसको पूरे के पूरे को कट करके लिख लें यूजर, सॉरी, यूजर टू करेंसी। अब सही हो यहाँ गया। पे आपके पता है आपके पास यूजर इनपुट जो भी करेगा वो करेंसी उठ के आ जाएगी, यहाँ पे भी जो भी यूजर इनपुट करेगा उस करेंसी का नाम उठ के आ जाएगा। इसको हमने वेरिएबल में सही। स्टोर कर दिया। सही। अब इस वेरिएबल की मदद से हम लोग, हमें पता है इस वेरिएबल के अंदर या यूएसडीटी आएगा या यूरो आएगा या पीकेआर आएगा या इंडियन रुपीज आएगा, जो भी आएगा अच्छा हमें पता सर, यही आएगा। लास्ट। अच्छा सर, सही, गुड हो गया। लास्ट सवाल ऊपर करना कोशिश करो, जो हमने करेंसी का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जी वैल्यू जी ये फिक्स दी हुई, वैल्यू फिक्स बिल्कुल, दी हुई है हाँ बिल्कुल, ये अभी मैं यूएसडी अभी के का। लिए फिक्स दी है, अभी के लिए फिक्स दी है क्योंकि अभी एपीआई का एक कॉन्सेप्ट लगेगा जिसमें हम डायनेमिक डेटा को गेट करेंगे सर्वर से, तो वो थोड़ा सा वो बताने का फायदा बिल्कुल नहीं है अभी क्योंकि वो थोड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो एडवांस कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए ये समझे कि हमारा सर डेटाबेस मैं है, यहाँ ये पे हमने चीज, सारे एक चीज ऐड एक्सचेंज करना रेट चाह सेट रहा किए हूँ। हैं। क्लियर सही। है आपका? नहीं तो सर, ये रेट हम इंक्वायरी से ले सकता है ना, हो सकता है डेली बेसिस पे रेट चेंज हो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, देखिए इंक्वायरर में हम लोग ये नहीं ले सकते क्योंकि अगर यूजर को पता है कि ये इसके इक्वल है तो उससे खुद ही मल्टीप्लाई करके कर लेगा। यूजर हमें क्यों इनपुट देगा एक्सचेंज रेट, हम गूगल पे जाएं, यहाँ पे $2 पी के आर में डॉलर
की अमाउंट लिख रहा हूँ, $2 को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मैं उसका एक्सचेंज रेट तो नहीं बता रहा, वो तो मुझे गूगल बता रहा है कि कितना एक्सचेंज रेट बन रहा है। तो एक्सचेंज रेट हमारे सिस्टम में ही होगा, हम यूजर से इनपुट नहीं लेंगे। हाँ ठीक है तो कौशा, आप चलें इसको क्लास फॉलो को वाइंड करो। अप करते हैं। ठीक है, थैंक यू कौशा। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।